औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट किया, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व किए और आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, हम रेंडमली चैप्टर्स उठा रहे हैं, रेंडमली हम चैप्टर्स को सिलेक्ट करके लेक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन हम सारे का सारा कोर्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। स्टूडेंट्स, सपोज कि यहाँ ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये फर्ज करें कि एक बॉल है जिसको एक प्लेयर हिट करता है, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा सीधा। ये एक डायमेंशन के अंदर मूवमेंट है और मोशन एक डायमेंशन के अंदर मोशन जो है वो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को हिट करता है और वो ऐसे यूं इस तरह का पाथ बनाकर वापस ज़मीन की तरफ आती है। तो इसमें है क्या चीज़, क्या डिफरेंट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक डायमेंशन के अंदर मूवमेंट हो रही है जबकि ये 2 डायमेंशन के अंदर मूवमेंट हो रही है। यानी ये पूरा प्लेन इन्वॉल्व हो रहा है, पूरा प्लेन, यानी वाई एक्सिस के ऊपर भी इसकी मूवमेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ये बॉल सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रही थी। तो ऐसे मोशंस, ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन जिनमें 2 डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। लीनियर मोशन मोशन इन 1 डायमेंशन है और इस तरह का मोशन जो पूरे प्लेन के ऊपर है वो मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ फॉलो होता है, इस तरह का पैटर्न, इसका जो पूरा पाथ बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है तो उसका ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ये एंगल किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करने के लिए इस एंगल का 90 से लेस होना ज़रूरी है और 0 से ग्रेटर रहना ज़रूरी होता है। यानी ये अगर आपने प्रोजेक्टाइल अगर ऑब्जर्व करना है तो आपने सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को फेंकना है, लेकिन एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, अदरवाइज आप प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इसको हम प्रूव करते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जो प्रोजेक्टाइल है उसके मोशन के कंपोनेंट्स किस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचे तो एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक उसका हॉरिजॉन्टल। यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी वाई, और जो हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसको कहते हैं वी एक्स। तो वी एक्स होता है किसके बराबर, वी नॉट कॉज
थीटा, और वी वाई किसके बराबर होगा, वी नॉट साइन थीटा। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि अगर एंगल ज़ीरो का हो तो हमें प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व क्यों नहीं होगा। तो लेट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम देखते हैं कि वी एक्स क्या होगा, वी एक्स होगा वी नॉट कॉस ज़ीरो के बराबर, और वी नॉट कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये होगा वी नॉट इंटू वन, वी नॉट हो जाएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, यानी आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में उसकी मूवमेंट मिलेगी। अब देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल मोशन किस तरह से होगा, वाई वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब ये 0 डिग्री था तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन 0 डिग्री, और साइन 0 तो 0 होता है, तो वी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको एक डायमेंशन में तो मोशन मिला, दूसरी डायमेंशन में मोशन नहीं मिला, तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जब थीटा हो 90 का, हमने कहा था कि 90 से लेस होना चाहिए, थीटा 90 से लेस होना चाहिए। अब हम सपोज करते हैं कि थीटा 90 ही है, तो क्या हम दोनों डायमेंशन में मोशन मिलेगा। तो वी एक्स पे देखते हैं क्या है, वी नॉट कॉस 90 डिग्री, जबकि कॉस 90 0 होता है, तो ये वी एक्स 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें मोशन नहीं मिल रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। इस तरह वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन 0, जब साइन 0 की वैल्यू जबकि क्या होती है 1, तो वी नॉट वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट पे वर्टिकल डायमेंशन में मोशन मिल रही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे नहीं है। यानी अगर हम ऐसे देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये बॉल है, अगर फुटबॉल का प्लेयर इसको यूं किक मारता है, यूं किक लगाता है, तो वो सीधा आगे ट्रेवल करेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे एंगल 0 होता है, इसलिए ये लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा है। जबकि इस केस में प्लेयर फुटबॉल को ऊपर उछालता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे, तो बॉल ऊपर जाती है, ऊपर एक खास साइड पे पहुंचकर वापस आती है, और उसी पॉइंट पे आकर वापस हिट होती है। अब वर्टिकल डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी लीनियर मोशन हो गया, ये पूरे प्लेन के ऊपर मोशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है कि थीटा की बाउंड्री फुलफिल हो, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। अब एक और बात जो इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसका जो पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न, ये खास पैटर्न है। इस पैटर्न को मैथमेटिक्स में कहते हैं पैराबोला। पैराबोला, ये पैराबोला की शक्ल है, और मैथमेटिक्स में पैराबोला को कैसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम आगे चलकर ये प्रूव करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन ये बनती है। और अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये हम आगे चलकर प्रूव करेंगे। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल के एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
तो प्रोजेक्टाइल में हम कितनी पैरामीटर्स को काउंट करेंगे, उनके हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मास m है, तो इसको इनिशियली अगर फेंका जाता है विद एंगल थीटा, यानी थीटा की वही कंडीशन के ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 हो, और फिर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो, ये इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। तो ऊपर जाते हुए हम इसको फोर्स से लगा रहे हैं, इस कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वर्टिकल डायमेंशन में फोर्स लग रही है। जिस डायमेंशन में फोर्स लग रही है उसी डायमेंशन में एक्सेलरेशन भी होगा। अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से उसके अंदर, उसकी मूवमेंट के अंदर कमी आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होते 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 उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, यानी एक वो जिससे हमने फेंका और एक वो फोर्स जो इसको वापस जमीन की तरफ खींच रही है, तो दोनों वर्टिकली इसके ऊपर इस डायमेंशन में एक्ट कर रही हैं। इसलिए प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल डायमेंशन होगी उसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। यहाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसलिए ऊपर जाते हुए हम इसको लिखेंगे -g, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे a = +g। फिर एक प्रोजेक्टाइल को यहां से छोड़ा तो वो इस हाइट पे पहुंचा जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए रुक जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। तो उस टाइम उसकी जो हाइट होती है उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो हम जो चीजें हम ड्राइव करेंगे, जो पैरामीटर्स, उनमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। नंबर 1 पे क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट। नंबर 2 हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहां से जब हमने थ्रो किया, जब उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, और यहां पहुंचने पे जब उसकी वेलोसिटी v 0 होगी, vf = 0 होगी, वो स्टेशनरी हो गया, और उस वक्त उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो उस वक्त टाइम कितना लगा, तो हम ये भी फाइंड करेंगे। ये होगा h, और इसको हम कहेंगे, इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। फिर दूसरी चीज, तीसरी बल्कि जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से लेकर यहां तक प्रोजेक्टाइल गया तो कितना टाइम लगा, और फिर यहां से वो वापस जमीन की तरफ आया तो फिर कितना टाइम लगा। तो टोटल ये टाइम जो है डबल हो जाएगा, लेकिन इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल टाइम ऑफ। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ये रहा कैपिटल टी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फिर एक और चीज जो हम फाइंड करेंगे वो होगा, एक तो हमने इसकी हाइट फाइंड कर दी, ये कि ये ऊपर कितना जाता है। दूसरी जाहिर है 2 डायमेंशन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा x एक्सिस पे, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम ये भी फाइंड करेंगे कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होती है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल = r। तो ये 3-4 चीजें हैं, और इसके बाद हम ये भी हम ड्राइव करेंगे कि हमें मैक्सिमम रेंज कैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम रेंज, हाउ टू गेन मैक्स रेंज। तो ये हम
ये भी हम बाद में इसको हम करेंगे कि क्या हम करें। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ हमें जो इम्पोर्टेंट है ना, कि हमने ये जितनी जो चीज़ें सॉल्व करनी है ना, उसके लिए हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारे पास नॉन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास नॉन एक है थीटा, हमें पता है, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एंगल इज इक्वल टू थीटा। नंबर दो, दूसरी क्या चीज़ चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। वी नॉट। फिर हमें एक और चीज़ पता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या है, जी। तो हमें ये सारे के सारे जो फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, यानी हाइट पे पहुंचेगा तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं तीन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम ये चारों सारी चीज़ें, ये हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पैरामीटर्स है। हम इन्हीं को यूज़ करते हुए, यानी थीटा हमारे पास हमें पता होगा, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी और हमें जी का पता होगा। तो हम अगर इन तीन चीज़ों का पता हो तो हम प्रोजेक्टाइल के बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि प्रोजेक्टाइल ऊपर कब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, प्रोजेक्टाइल ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लेगा, और प्रोजेक्टाइल को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, और ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम किस तरह से ऑप्टिमम रेंज ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल्स। तो ये रही एक तोप, इस तोप से एक गोला फायर होता है, एक मार्टर फायर होता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाकर यहाँ पे आके हिट होता है जहाँ पे उसको फायर करना होता है। तो किसी भी गन का, कैनन का जो उसके जो उसके मार्टर का, उसके उसका उसके जो गोला है, उसका जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, नंबर एक। नंबर दो, क्रिकेट का प्लेयर अगर बॉल को हिट करता है, शॉट लगाता है, तो इसकी जो मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तीसरी क्या है कि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर हाइट से कोई बम गिराता है तो वो बम भी प्रोजेक्टाइल ही बन जाता है। हाइट से अगर कोई चीज ऐसे गिराती है तो वो भी प्रोजेक्टाइल बन जाता है। और इन शॉर्ट अगर हम कहें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम शॉर्टली कह सकते हैं द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, हरकत कर रहा हो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और उसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो ट्रेजेक्ट्री उसका पैराबोला होगा। अब आता है नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट बात ये आती है कि इन पैरामीटर्स को जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है, इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या हमारी अजम्पशंस होंगी, हम किस तरह का एनवायरनमेंट सपोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ये सब चीज़ें ड्राइव करने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट सपोज करेंगे कि प्रोजेक्टाइल जो परफॉर्म हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आइडियल सिचुएशन है। तो हम आइडियल सिचुएशन के लिए क्या क्या चीज़ें अज्यूम करेंगे, वो हम लिख लेते हैं। नंबर 1, हम ये सपोज करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल हम फेंक रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हम सपोज करें कि जो प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है वो ओरिजिन से फेंका जा रहा है। जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और थीटा, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये सपोज करेंगे, ठीक है ना, ओरिजिन। नंबर 2, दूसरी क्या चीज़ हम सपोज करेंगे, दूसरी
दूसरा हम सपोज करेंगे वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है। हमने पहले ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा, हमें पता, हमें इस चीज़ का अदराक है कि ऊपर जाते हुए भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है और नीचे आते हुए भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है। जी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है? वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मैक्सिमम होती है। हाइट के साथ और डेप्थ के साथ दोनों में वेरिएशन आती है। लेकिन यहाँ हम ये सपोज करेंगे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है और इसको ध्यान में रखते हुए, जी को कांस्टेंट लेते हुए हम ये फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम अज्यूम करेंगे वो एयर रेजिस्टेंस। हालांकि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस, उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी वेलोसिटी में ज़रूर कमी लेकर आएगा। लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसिडर करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। चौथी चीज़, रोटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। रोटेशनल एक्सेलरेशन को भी हम सपोज करेंगे कि नहीं है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए, वो पैरामीटर को सॉल्व करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का डेटा इनका भी देना होगा। यानी जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो हमें वो भी एग्जैक्ट देनी होगी, एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना होगा और रोटेशनल एक्सेलरेशन को भी इंक्लूड। तो ये बहुत टिपिकल बन जाएगा। हम इन चीज़ों को निकाल कर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फार्मूलाज जो सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। आखिरी चीज़ जो हम अज्यूम करेंगे वो है हॉरिजन ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली जो ऑब्जर्व करते हैं हमें ज़मीन फ्लैट लगती है, ऐसा ही है ना? लेकिन ज़मीन फ्लैट नहीं होती, ज़मीन तो कर्वेचर है। ये कर्वेचर हमें क्यों फाइंड होता है, हमें क्यों ऑब्जर्व होता है? क्योंकि हम उसका बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। हालांकि ये देखें, ये पूरी ये कर्वेचर है, सामने नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। तो इसी तरह अर्थ का भी बहुत छोटा सा पार्ट हम देख रहे होते हैं, इसलिए अर्थ भी हमें कर्व नज़र नहीं आती, कर्वेचर नज़र नहीं आता, वो हमें सीधा ही नज़र आता है। तो प्रोजेक्टाइल अगर बहुत डिस्टेंस के ऊपर फेंका जाए तो उसको ज़रूर कर्वेचर का सामना करना पड़ता है, ये अलग से एक मुसीबत है। लेकिन हम ये सपोज करेंगे कि जब हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो ज़मीन का जो कर्वेचर है वो निग्लिजिबल है, ऐसे स्मूथ सरफेस है, जैसी हमें नज़र आ रही है वैसे ही है। अर्थ की सरफेस ऐसे ही प्लेन है जैसे हमें देख रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सारे पैरामीटर्स हमने पहले डिस्कस किए इनको ड्राइव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।